गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि जानते हैं हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे। इकोनॉमिक्स में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे प्रेजेंट टाइम में सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम बातें कर रहे थे। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को मैंने बताया था कि रिकैप कर लेते हैं, जो मैंने पढ़ाया है पहले उसे रिवाइज कर लेते हैं, आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मैंने बताया था कि सेक्टर्स क्या होते हैं। इकोनॉमी मतलब मैंने बताया था कि इकोनॉमी जो इंडिया का टोटल इनकम होती है फ्रॉम ऑल द सेक्टर्स, तो वो जहाँ से सेक्टर्स इंडिया की इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन होता है, उन सारे सेक्टर्स को, उन सारे एरियाज को हम तीन ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। और वो तीन ग्रुप मैंने आप लोगों को बताया था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के नाम से जाने जाते हैं। सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के नाम से बच्चों को हम जानते हैं। इंडियन इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी को हम तीन पार्टों में डिवाइड करते हैं बच्चों। मैंने बताया था पहला पार्ट होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर्स। दूसरा पार्ट हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा पार्ट हमने लोगों ने पढ़ा था बच्चों टर्टियरी सेक्टर। ये तीन पार्टों में हमने बच्चों अपनी इंडियन इकोनॉमी को हमने इन तीन पार्टों में डिवाइडेड किया है। प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्टियरी सेक्टर, जिसमें मैंने आप लोगों को प्राइमरी सेक्टर्स के पार्ट बताए थे कि प्राइमरी सेक्टर्स इज दैट सेक्टर where the natural resources are harvested. The sectors in which the natural resources are harvested is known as a primary sector. Natural resources जैसे आपका एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर मैंने बताया था कि एग्रीकल्चर इज द मेन पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। इस वजह से प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर इज आल्सो कंसीडर्ड बाय द नेम ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर बिकॉज प्राइमरी सेक्टर्स मेन कंपोनेंट है ऑफ द प्राइमरी सेक्टर का मेन कंपोनेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर बच्चों एनिमल रियरिंग ऑफ एनिमल्स। फिर इसके बाद बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था एनिमल्स और रियरिंग, और इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों एनिमल रियरिंग के बाद फिशिंग। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था फिशिंग के बाद बी कीपिंग, हनी बी कीपिंग। इसके बाद मैंने बताया था माइनिंग मैंने बताया था बच्चों। माइनिंग के बाद मैंने आप लोगों को बताया था माइनिंग। दीज आर द इम्पोर्टेंट सेक्टर्स ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर्स। ये बच्चों प्राइमरी सेक्टर के मेन पार्ट हैं एग्रीकल्चर, एनिमल्स रियरिंग, फिशिंग, हनी बी कीपिंग एंड माइनिंग। दीज आर द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। फिर मैंने सेकेंडरी सेक्टर में बताया था। सेकेंडरी सेक्टर को मैंने बताया था। सेकेंडरी सेक्टर में आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जाना जाएगा, जिसमें आपको तीन तरीके की इंडस्ट्रीज पढ़ना होगा। कॉटेज इंडस्ट्रीज जो बहुत छोटी इंडस्ट्रीज होती है बच्चों। कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है जो बहुत छोटी इंडस्ट्रीज होती है जिन्हें हाउस होल्ड लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, उन्हें कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाता है। दूसरे नंबर पे बच्चों स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आती हैं। और तीसरे नंबर पर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये बच्चों हम लोगों का इंडस्ट्रियल सेक्टर है। और फिर हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों टर्टियरी सेक्टर में मैंने बताया था ट्रांसपोर्टेशन। दूसरा नंबर बच्चों मैंने बताया था जैसे बैंकिंग, डिफरेंट टाइप का सर्विसेज, बैंकिंग, ऑल द सर्विसेज, ठीक है। ये बच्चों हम लोगों को सर्विस सेक्टर में आता है। मैंने आप लोगों को बताया था जिसमें से प्राइमरी सेक्टर्स में वर्क फोर्स ज्यादा एंगेज है बच्चों। 65% टोटल पॉपुलेशन का वर्क फोर्स बच्चों प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है।
प्राइमरी सेक्टर में 65% टोटल वर्क फोर्स है, इंगेज है, जबकि बेटे टोटल इनकम का 17 से 19% ही केवल जीडीपी का पार्ट हम गेन करते हैं। मैंने बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा वर्क फोर्स इंगेज है, लगभग 65%, 60 to 65% पॉपुलेशन प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है, और उसका आउटपुट हमें 17 से 19% मिलता है। ये इंडिया की बैकवर्डनेस का एक रीजन है, जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज वहां से कम इनकम। सेकेंडरी सेक्टर में बच्चों, सेकेंडरी सेक्टर लगभग 27% हमें 27% टू 29% के रेंज में हमें गेन होता है, 27% टू 29% के रेंज में हमें गेन होता है टोटल जीडीपी का, और जहां पर केवल 17 से 18% पॉपुलेशन ही केवल इंगेज है, बहुत कम पॉपुलेशन इंगेज है। और टर्सरी सेक्टर बच्चों 54.66% हमें टर्सरी सेक्टर से इनकम जीडीपी का गेन होता है, जहां पर बहुत कम पॉपुलेशन इंगेज है। ये इंडिया का, ये किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट को मेजर करता है कि जहां ज्यादा इनकम होनी चाहिए वहीं ज्यादा पॉपुलेशन इंगेज हो। बट इंडिया जैसे सारे डेवलपिंग या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज का यही कंडीशन है कि जहां से ज्यादा इनकम वहां से कम पॉपुलेशन। इसका इनवर्स है, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाए तो कंट्री एक डेवलप्ड कंट्री के रैंक में या स्टेटस में आ जाता है। तो बच्चों, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि ये सारे सेक्टर्स का क्लासिफिकेशन हम कुछ ऐसे नहीं कर सकते हैं कि वो एक दूसरे की तरफ हवा भी ना जाए। मैंने बताया था कि क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे बच्चों, तो आज एक दूसरे से ये सारे सेक्टर्स इंटरडिपेंडेंट है। ऐसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने यही बताया है कि कैसे प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर में डिपेंडेंट है, और कैसे सेकेंडरी सेक्टर टर्सरी सेक्टर में डिपेंडेंट है, कैसे टर्सरी सेक्टर पे बाकी सेक्टर डिपेंडेंट है, बाकी सेक्टर में टर्सरी सेक्टर डिपेंडेंट है। मैंने ये सारी चीजें पिछले वीडियो में बताया था कि प्राइमरी सेक्टर में कैसे प्राइमरी सेक्टर्स मैंने बताया था कि अगर एग्रीकल्चर सेक्टर है, एग्रीकल्चर सेक्टर अगर मान लेते हैं शुगर केन इंडस्ट्रीज को शुगर देना बंद कर देगा तो बेटा इंडस्ट्रियल सेक्टर अफेक्टेड होगा। ये दिखाएगा कि शुगर प्राइमरी सेक्टर पे, या मैं आपको कहूँ कि चिप्स इंडस्ट्रीज है, चिप्स बनाने की अगर पोटैटोज नहीं सप्लाई की जाएगी, फार्मर्स नहीं उन्हें सप्लाई करेंगे तो बेटा उनको भी अफेक्टेड होंगे। या माइनिंग जो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट आयरन वगैरह है, इसका सप्लाई अगर माइनिंग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को नहीं मिलेगा तो बच्चों किसी भी मेटल की माइनिंग तो सारी मेटेलिक इंडस्ट्रीज भी अफेक्टेड होंगी। सेम कंडीशन अगर डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट सेकेंडरी सेक्टर या डिफरेंट टाइप का फर्टिलाइजर विच इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अगर वो सप्लाई नहीं होगा प्राइमरी सेक्टर को यानी फार्मर्स को, तो प्राइमरी सेक्टर अफेक्टेड होगा। सेम कंडीशन अगर डिफरेंट टाइप की सर्विसेज नहीं मिलेगी तो प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर दोनों अफेक्टेड होंगे। और अगर ये चीजें ट्रांसपोर्टेशन, मान लो ट्रांसपोर्टेशन हड़ताल हो जाएगी तो जो किसानों का नुकसान होगा। तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ऑल दीज सेक्टर्स प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ऐसा नहीं होता कि प्राइमरी, अब जैसे कुछ एक ट्रांजिशन सर्विस भी आ जाती है, जैसे कहते हैं मिल्क वेंडर। तो मिल्क वेंडर क्या है? मिल्क वेंडर जब वो मिल्क का प्रोडक्शन करता है तो वह प्राइमरी सेक्टर में एंगेज है, एनिमल से मिल्क निकालना, और तो वो प्राइमरी सेक्टर में का पार्ट है। लेकिन जब वो सर्विस प्रोवाइड करने लगता है तो वो टर्सरी सेक्टर का पार्ट बन रहा है। तो ये ट्रांजिशन है बेटा, इसे ट्रांजिशन टाइप की सर्विसेज कहेंगे कि जो दोनों का हिस्सा है, जो दोनों का एक कनेक्टेड लिंक है। तो इसको आप कभी अदरवाइज मत लीजिए कि ये बहुत कठिन है, हम कैसे इसे क्लासिफाई करेंगे। नहीं, ऐसे सस्पेक्टिव क्वेश्चंस आपसे आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे बच्चों। आपसे जो पूछा जाएगा वो एकदम क्लियर कट क्वेश्चन जिनके आंसर पॉसिबल होंगे वही क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे बच्चों। सस्पेक्टिव क्वेश्चन, सस्पेक्टिव लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे। फिर बच्चों अब हम आते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी के बाद फिर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे एक प्रोडक्ट जब होता है, जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट होता है तो उसमें दो स्टेज आ जाते हैं, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। एक तो बच्चों अगर देखा जाए रॉ मटेरियल जब बच्चों इंडस्ट्रीज में जाता है तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से। बेसिक मोस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल इज मतलब कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स। कहाँ से आता है? प्राइमरी सेक्टर से, चाहे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का हो चाहे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का हो। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का हम कहें, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए जैसे आपकी शुगर इंडस्ट्रीज है, जैसे आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, जैसे आपकी जूट इंडस्ट्रीज है, ये सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में अगर मैं बात करूं, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर बच्चों बातें हम करें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बातें करते हैं, इंडस्ट्रीज की बातें करते हैं
एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज की हम बातें करें तो ऑल दोज इंडस्ट्रीज व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन फॉर द रॉ मटेरियल्स ऑन द एग्रीकल्चर इज नोन एज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के एग्जांपल जैसे हम लोग बच्चों का है, जैसे आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि पहली इंडस्ट्रीज ही बेटा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इंडिया में 1853 में मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी। 1853 में फर्स्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बेटा मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी। 1853 में मुंबई में एस्टेब्लिश हुई थी। देन पुणे में, देन बच्चों अहमदाबाद, पुणे और देन कानपुर की। फिर इसके बाद बच्चों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाद तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। या आपको कह दिया जाए जूट इंडस्ट्रीज बच्चों, जूट इंडस्ट्रीज ये भी बच्चों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। या तीसरा आप लोगों को कह दिया जाए जूट इंडस्ट्रीज के बाद तीसरा कह दिया जाए आपका शुगर इंडस्ट्रीज, शुगर इंडस्ट्रीज ये सब बच्चों एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज अपना रॉ मटेरियल कहाँ से पाती हैं? एग्रीकल्चर से पाती हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर से पाती है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री। या दूसरी चीजें हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज का है, आयरन इंडस्ट्रीज, माइनिंग से माइनिंग प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है, माइनिंग से प्राइमरी सेक्टर से गेन करते हैं। या आपका ऑयल मिनरल ऑयल की जो इंडस्ट्रीज है तो वो भी कहाँ से मिलता है बेटा? दैट इज एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द मिनरल ऑयल्स फ्रॉम द ग्राउंड, दैट इज द पार्ट ऑफ द क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस से बना है, इस वजह से दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर पर इस सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर डिपेंडेड है। इसके बाद ये सारी चीजें दोनों सेक्टर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, डिफरेंट सर्विसेज के लिए सर्विस सेक्टर में डिपेंडेड है। सर्विस सेक्टर अपने कस्टमर्स या इनके लिए प्राइमरी सेक्टर, या ट्रांसपोर्टेशन के लिए मटेरियल के लिए क्या व्हाट विल बी ट्रांसपोर्ट, दैट इज डिपेंडेड ऑन द प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर। तो इस तरीके से बच्चों तीनों सेक्टर्स एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। ठीक है बच्चों, तो इंटरडिपेंडेंट है। अब बच्चों हम लोग मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में आते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग की बातें जब हम करते हैं तो क्वेश्चन आया करता है व्हाट इज फाइनल गुड्स एंड व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट व्हाट इज फाइनल गुड्स एज वेल एज व्हाट इज द इंटरमीडिएट गुड्स। तो सबसे पहले बच्चों बातें हम करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स? ठीक है, तो इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात हम करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स समझ जाएगा बच्चों। इंटरमीडिएट गुड्स अगर हम बातें करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में, इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करें बच्चों, तो इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो मे बी पॉसिबल्स, दे आर द फाइनल प्रोडक्ट्स एज वेल, दे आर industrial products as well as most of intermediate goods are industrial products। मेरे कहने का मतलब है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, जैसे प्राइमरी से जो आता है तो रॉ मटेरियल कंसीडर किया जाता है। द मटेरियल्स व्हिच कम्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर्स इज नोन एज रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल के बाद अगर एक बार वो मटेरियल्स प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पास आउट हो चुका है तो, और लेकिन अभी वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना, तो उस बीच के ट्रांजिशन पार्ट को हम लोग बेटा इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे बच्चों हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों के शुगर इंडस्ट्रीज में गन्ना जानते हो, शुगर केन जानते हो, शुगर केन को हम बेचते हैं शुगर इंडस्ट्री में। शुगर इंडस्ट्रीज में जाने के बाद उस शुगर इंडस्ट्रीज का बच्चों मैन्युफैक्चरिंग किया गया और उससे शुगर जूस निकाला गया और जूस फ्रक्टोज वगैरह निकाला गया और उसको बेटा प्रोसेसिंग करके शुगर बनाई गई। तो इस तरीके से जो शुगर है वो शुगर इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। लेकिन बच्चों शुगर अपने आप में खुद फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, बिकॉज इट विल ऑल्दो इट इज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का एक हिस्सा जरूर है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन चुका है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट बन चुका है, बट वो अभी फाइनल गुड्स नहीं है। अभी चीनी के फार्म में बहुत कम कंज्यूम की जाती है कि केवल चीनी को ही लोग कंज्यूम करें, नहीं, उसको डिफरेंट अभी उसको एक और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पास आउट होना है। चाहे हम रसगुल्ला बनाएं, चाहे हम जो भी बनाएं, डिफरेंट टाइप के स्वीट्स बनाएं, या हम फॉर एग्जांपल के तौर पर हम पार्ले जी बनाएं, तो अगर पार्ले इंडस्ट्रीज में शुगर यूज की जाती है तो पार्ले जी जो है बच्चों, पार्ले जी जो है ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। लेकिन शुगर केन अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है।
शुगर केन अभी आपका फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। तो ऐसे प्रोडक्ट को जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से तो पास आउट हो चुका है, बट उसे अभी और भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पास आउट होना है फॉर टेकिंग द फाइनल शेप इज नोन एज ए इंटरमीडिएट गुड्स। लाइक जैसे बच्चों आप गेहूं बना, गेहूं को हमने जाकर के बेचा, जाकर के कहा फ्लोर मिल में बेचा और उससे बना उसका आटा या मैदा, जो भी जो समझ लो, आटा बना या मैदा बना। अब मैदा अपने आप में खुद या आटा अपने आप में खुद अभी बच्चे फाइनल प्रोडक्ट नहीं है, अभी वो रोटी नहीं बन गया। अभी मान लेते हैं मैदा बना या आटा बना, तो आटा अभी क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अभी वो पार्लेजी इंडस्ट्री में जाएगा, वहां पर बच्चे उसको क्या बनाया जाएगा, पार्लेजी बनाया जाएगा। तो अब लेकिन जो पार्लेजी बना बच्चों, दैट इज द फाइनल प्रोडक्ट, वो फाइनल गुड्स है। क्यों फाइनल गुड्स है? क्योंकि अब पार्लेजी को तो ऐसा नहीं है कि पार्लेजी को पीस करके कुछ और बनाएंगे। द मटेरियल विच इज रेडी फॉर द कंजप्शन इज नोन एज ए फाइनल प्रोडक्ट। द मटेरियल विच इज रेडी फॉर द कंजप्शन, मतलब कंज्यूमर के कंजप्शन के लिए मटेरियल रेडी हो चुका है। ऐसे प्रोडक्ट को बेटा हम लोग क्या कहते हैं, फाइनल प्रोडक्ट। तो व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट, अगर हम डिफाइन करना चाहें व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट, तो वी कैन डिफाइन दैट द मटेरियल विच हैज बीन पास फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड रेडी फॉर द कंजप्शन एंड इट कैन बी यूज्ड only by the consumer for its consumption for satisfying its needs is known as a final product. While the material, while the industrial product which is in intermediate form, that can be again that have to pass again times from the process of the manufacturing is known as intermediate goods. And I have given example you the intermediate goods just like as a flour हो गया, आपका आटा हो गया, या जो भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है हो चुका है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में ही मतलब गांव की आटा चक्की की बात नहीं करते, लेकिन दैट इज वो जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है ही है। लेकिन बड़े लेवल की इंडस्ट्रीज भी होती है जहाँ मैदा वगैरह बनते हैं, नंदी आटा है जैसे आप लोग पढ़ते हो वगैरह, तो वो मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट से पास आउट हो चुका है, लेकिन अभी वो फाइनल नहीं है, अभी उसको फाइनल प्रोसेस में और पास आउट होना है। हाँ, मोस्ट पार्ट काफी पार्ट उसका फाइनल प्रोडक्ट के रूप में भी यूज किया जा सकता है, बट उसे अभी और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पास आउट किया जाएगा या किया जा सकता है। ऐसे प्रोडक्ट को बेटा हम लोग इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। तो नाउ इज क्लियर दैट व्हाट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, इंपॉर्टेंट है व्हाट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट एंड व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट, या व्हाट इज द मतलब फाइनल प्रोडक्ट मीन्स विच इज रेडी फॉर द कंजप्शन विच कैन बी कंज्यूम्ड ओनली बाय द कंज्यूमर। उसे अब फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से पास आउट नहीं होना पड़ेगा। जैसे पार्लेजी है, पार्लेजी को फिर से मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से नहीं पास आउट होना पड़ेगा। चीनी से कोई स्वीट्स बना ले, मानो रसगुल्ला बना ले, तो रसगुल्ला को अब फिर कुछ और नहीं बनाया जा सकता कि रसगुल्ला को पीस करके कुछ और बना ले, तो ऐसा नहीं है। वो दैट इज रेडी फॉर द कंजप्शन, तो उन्हें फाइनल गुड्स कहते हैं। दैट इज दोज आर नोन एज ए फाइनल गुड्स। तो आप लोगों को समझ में आया बच्चों इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स क्या होता है। अब बच्चों यहाँ पर हमें एक चीज को समझना है कि जब किसी भी कंट्री की जीडीपी को काउंट करते हैं, जब किसी भी कंट्री का जीडीपी काउंट, तो बच्चों आप लोग पहले ये समझ लो, बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि फाइनल प्रोडक्ट्स क्या होता है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स क्या होता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जिसे अभी जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजर चुका है, लेकिन और भी आगे उसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से गुजरना है, उसको और कोई चीज कंजप्शन के लिए बनाना है, कंज्यूमर के कंजप्शन के लायक बनाना है, तो उसे इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। लेकिन फाइनल प्रोडक्ट का मतलब होता है दैट इज रेडी फॉर नाउ द कंजप्शन, और वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से नहीं गुजरना, अब उसे सिर्फ कंज्यूमर के थ्रू कंज्यूम करना है, दैट इज नोन एज ए इंटरमीडिएट, दैट इज नोन एज ए फाइनल गुड्स। ओके बच्चों, अब बातें करते हैं कि किसी भी कंट्री के जीडीपी में बच्चों हम काउंटिंग कैसे करते हैं, किसी भी जीडीपी के कंट्री को काउंटिंग कैसे किया जाता है। तो इस चीज को हम थोड़ा सा एक ब्रॉड लेवल पे समझेंगे, हम थोड़ा सा बड़े लेवल पे समझेंगे कि किसी भी कंट्री की जीडीपी का काउंटिंग कैसे किया जाता है। तो मैंने आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ बच्चों, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लो एक फार्मर्स है बच्चों, ये फार्मर्स है, एक फार्मर्स है बंदा, एक फार्मर है बच्चों, और उसने गेहूं का प्रोडक्शन किया। सपोज करो गेहूं का प्रोडक्शन किया, और उस बंदे ने गेहूं को एक ट्रेडर्स को, एक व्यापारी को बेचा, मान लेते हैं 20 रुपीज या 15 रुपीज केजी के हिसाब से बेचे। मॉडर्न टाइम की कीमत को ही हम कंसीडर करते हैं। 15 रुपीज पर केजी के हिसाब से बंदे ने एक मार्केट में बेचा, और मार्केट में बेचने के बाद इस ट्रेडर्स ने ले जाकर के उसे, जो फ्लोर मालिक था, जहां पर एक इंडस्ट्री थी जहां पर उसे मैदा में कन्वर्ट किया जाना है या आटा में कन्वर्ट किया जाना है, तो उसके पास लेके गया और उसने उसको बेचा 18 रुपीज पर केजी के हिसाब से उसने बेचा। उसने बेटे उसको आटा बनाया, और आटा बनाने के बाद उस आटा को उसने बेच दिया। ठीक है, आटा बनाने के बाद मान लेते हैं उसने भी अपना प्रॉफिट लिया, और 21 रुपीज केजी के हिसाब से उसने उसको बेच दिया बच्चों।
सपोज करो उसने उसको बेच दिया पार्ले जी इंडस्ट्रीज वाले को, पार्ले जी इंडस्ट्रीज वाले को बेच दिया। पार्ले जी इंडस्ट्रीज वाले ने उस 1 केजी आटे को कुछ चीजें और मिला करके बनाया पार्ले जी बिस्किट, और उस 1 केजी आटे और भी जो प्रोडक्ट था उन सब चीजों से 1 केजी से उसने बनाया 200 रुपए के बिस्किट्स, 200 रुपीज के बिस्किट्स, 200 रुपीज के उसने बिस्किट बनाए। अब देखो बेटा वो आटा यहां से चलना स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहां से चलना स्टार्ट हुआ और 15 रुपीज केजी के हिसाब से फिर 18 रुपए हुआ, 21 रुपए हुआ, 200 रुपए, और फाइनली तौर पर वो 1 केजी आटे को 200 रुपए के पार्ले जी में कन्वर्ट किया गया। 1 केजी आटे से बेटे 200 रुपीज के पार्ले जी बन सकते हैं, और अगर उसमें कुछ और चीजें मिला दी जाए, चीनी वगैरह मिला करके जो बनाया जाता है, तो 1 केजी से आराम से 200 के बेटे 20 पैकेट 10 रुपीज वाले आराम से 1 केजी से ज्यादा नहीं होंगे, वो 1 केजी ही होंगे, ठीक है, ये श्योर है। तो मान लेते हैं उसको उन्होंने इस फार्म में कन्वर्ट किया बच्चों, इस फार्म में उन्होंने उसे कन्वर्ट किया। तो बेसिक अब मैं आप लोगों को समझा रहा था कि ये जो 200 केजी हमारा आज बना, तो अगर हम जीडीपी जब जीडीपी काउंट करेंगे, यानी ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट मान लेते हैं, उस 1 केजी आटे को हम ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा बनाना चाहते हैं, कि वो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट का हिस्सा कैसे बनेगा। तो अगर बेटे उस 1 केजी के आटे को हम टोटल 15 रुपीज, 18 रुपीज, 18 15 कितना हुआ बेटा 33 हो गया, 33 में 21 और